स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, हिंदुजा बंधु, हीरा नंदानी, कुमार मंगलम बिरला, हर्ष गोयनका, रोमेश वाधवानी, पीयूष बंसल, राहुल बजाज। दोस्तों, सभी नाम आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी इन्फ्लुएंशियल नामों में कॉमन क्या है? देखिए, सभी जानी मानी हस्तियां इंडिया की 3 माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी जैन, मारवाड़ी या सिंधी में से किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के अधिकतर मिलेनियर्स, बिलियनियर्स और बिजनेस टाइकून्स इन 3 कम्युनिटीज से आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने साइज के टर्म्स में कम्युनिटीज इंडियन सोसाइटी का बहुत छोटा हिस्सा बनाती हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी की ग्रोथ में इनका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल्ड है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? दूसरा सवाल ये कि इन कम्युनिटीज में ऐसा क्या खास है कि भारत के अधिकतर मिलेनियर्स और बिलियनियर्स यही कम्युनिटीज बनाती हैं। साथ ही सवाल ये भी कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे सक्सेसफुल बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को इन कम्युनिटीज के साथ इंटरचेंजेबली यूज किया जाने लगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे जैन, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटीज ने भारत के रिचेस्ट कम्युनिटीज में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में गड़वाया है। ये टॉपिक आपके जीएस मेंस पेपर फर्स्ट के इंडियन सोसाइटी के सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ियों की। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है थिंक मारवाड़ी थिंक मनी। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से जन्मी इस एथनिक कम्युनिटी को कई वर्षों से वेल्थ ने डिफाइन किया हुआ है और इसी ने समाज में इनकी पोजीशन को भी गवर्न किया है। दरअसल मुगल्स और राजपूत्स के टाइम पर यह कम्युनिटी मुख्य तौर पर बैंकर्स और ट्रेडर्स की भूमिका निभाती थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मारवाड़ियों ने जूट उद्योग पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ दिया। फिर वे कॉटन और शुगर जैसे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में चले गए और यहीं से उन्होंने इन फील्ड्स में डोमिनेंट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की। दोस्तों, अपने हाई रिस्क एपेटाइट के चलते मारवाड़ियों ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंत तक भारत के मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को नियंत्रित कर लिया था। फिर 1950 के दशक तक मारवाड़ी भारत के प्राइवेट इंडस्ट्री पर हावी हो गए और यहीं से उन्होंने देश के सबसे प्रमुख व्यावसायिक घरानों को बिल्ड किया। और आप देखेंगे तो साल 2011 तक फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में मारवाड़ियों की हिस्सेदारी 1/4 थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 40% ऑफ इंडियन बिलियनियर्स इसी कम्युनिटी से आते हैं। देखा जाए तो कोलकाता के बुर्रा बाजार की धूल भरी गलियों में भीड़ भाड़ वाले प्रतिष्ठानों से लेकर देश के इकोनॉमिक हब मुंबई में ह्यूज कमर्शियल ब्लॉक्स तक मारवाड़ी कम्युनिटी बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपको बता दें कि मारवाड़ी हिंदू और जैन दोनों को वर्गीकृत करने के लिए कॉमन टर्म है। मारवाड़ियों की उत्पत्ति पूरी राजस्थान से हुई है और इस शब्द का इस्तेमाल 1901 की जनगणना में नृवंश विज्ञान वर्गीकरण के रूप में किया गया था। आप देखेंगे तो उसमें राजपूताना के एक व्यापारी का वर्णन किया गया है और इसमें अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल और सेरा ओगिस जैसे प्राथमिक समूह शामिल हैं। बाद में खंडेलवाल और पोरवाल जैसी अन्य राजस्थानी व्यापारिक जातियां भी इसमें शामिल हो गईं। दोस्तों, कुछ जगहों पर राजस्थानी वैश्यों के माइग्रेंट बिजनेस कम्युनिटी को मारवाड़ी तभी कहा जाता है जब वे माइग्रेट कर जाते हैं और इसलिए कई बार मारवाड़ी को एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रेडर्स को बाहरी के रूप में परिभाषित करता है जो आपको ठग रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोकल लैंग्वेज और लोकल कम्युनिटी के कल्चर को साझा नहीं करते हैं। खैर, आज मारवाड़ी पूरे भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, मारवाड़ियों को लेकर एक लोकप्रिय कहावत यह भी है कि जहां बैलगाड़ी नहीं जाती वहां मारवाड़ी जाता है, यानी मारवाड़ी वहां भी व्यवसाय के लिए जा सकता है जहां परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। साथ ही मारवाड़ियों के पास जब घर पर अवसर कम होते हैं तो इस व्यापारिक समुदाय के लिए बाहर जाना ही एकमात्र विकल्प होता है। हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे हो कि अधिकांश व्यापारिक समुदाय मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों से क्यों आते हैं। देखिए, मारवाड़ एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो ऐतिहासिक रूप से ट्रेड रूट्स के लिए एक चौराहे का काम करता था जो भारत के अलग अलग हिस्सों को मध्य एशिया से जोड़ता था। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स,
यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जियोग्राफिकल एज ने मारवाड़ी समुदाय को विविध संस्कृतियों, विचारों और व्यापार के अवसरों से अवगत कराया, जिससे उन्हें बिजनेस एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही मारवाड़ सीमित प्राकृतिक संसाधनों वाला एक सेमी ड्राई क्षेत्र है। मारवाड़ में पानी और खेती योग्य भूमि की कमी का मतलब यह था कि वहां खेती के लिए भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। यानी ऐसे माहौल में पनपने के लिए मारवाड़ी समुदाय के लिए आजीविका के वैकल्पिक साधन ढूंढना हमेशा से ही बहुत जरूरी था। और देखा जाए तो इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते इन लोगों ने व्यापार और व्यवसाय की ओर रुख किया, जिससे उनकी उद्यमशीलता क्षमताओं में निखार आया। दोस्तों, यही कारण था कि मारवाड़ियों ने शुरू से ही माइग्रेशन को अपनी कम्युनिटी का डिफाइनिंग फीचर बना लिया। अब अगर इस सवाल पर गौर करें कि एक व्यापारिक समुदाय के रूप में मारवाड़ियों को इतना सफल क्या बनाता है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके इतने सफल होने का कारण परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता है। साथ ही व्यापार जगत उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो जोखिम लेते हैं, और मारवाड़ियों की अविश्वसनीय उपलब्धियों का श्रेय अक्सर उनकी असाधारण जोखिम लेने की क्षमता को दिया जाता है। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट कम्युनिटी पर चलें तो इस कड़ी में अगला मशहूर नाम है सिंधीज का। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में सिंधीज की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 27,70,000 थी। देखा जाए तो इस कम्युनिटी ने अपने बिजनेस सेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और डिटर्मिनेशन की बदौलत टेक्सटाइल्स से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, रियल एस्टेट से हॉस्पिटैलिटी तक और मेल ऑर्डर बिजनेस से लेकर फिल्म प्रोडक्शन तक भारत के हर फील्ड में अपना नाम कमाया है। दोस्तों, इनकी कहानी को देखें तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस टाइम पंजाब और बंगाल तो डिवाइड हो गए, लेकिन सिंध बरकरार रहा और इसीलिए माना जाता था कि पार्टीशन के बाद इस प्रोविंस में कुछ भी नहीं बदलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू लोग सदियों से माइनॉरिटी में थे और सबसे अधिक वेल्थ और पावर भी इन्हीं के हाथों में थी। लेकिन जब इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बंटवारे के बादल मंडराए तो इनके पास अपनी रोजी रोटी और जमा पूंजी को छोड़कर और अपनी जान बचाकर भागने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। देखा जाए तो बहुत समृद्ध लोगों की भीड़ रातों रात बेघर और दरिद्र हो गई। साथ इनमें से एक बड़े बहुमत ने पहले कभी सिंध नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपरिचित भोजन, अपरिचित भाषा और अपरिचित रीति रिवाजों के साथ अपरिचित भूमि में बसने के लिए नई सीमा पार की। और इसके बाद से हिंदू सिंधी, जो बहुत से हिस्टोरिक रीजन्स की वजह से एक हेट्रोजीनियस कम्युनिटी हुआ करती थी, वो बिना किसी केंद्रिक शक्ति के आघात के क्षण में एकजुट हो गई। शुरुआती दिनों में लोग भयानक दर्द, भ्रम, कड़वाहट और भय की चपेट में आए, लेकिन उन्होंने एक बेहतर भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन सबको एक तरफ कर दिया। देखा जाए तो परिवार एकजुट रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। साथ ही भारत के मूल निवासियों ने भी इनका खूब साथ दिया। फॉर एग्जाम्पल, पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ताराचंद तोलानी ने अपनी पत्नी शना और उनके 60 से अधिक रिश्तेदारों का अपने घर में स्वागत किया। फिर अगले कुछ महीने उन्हें खाना खिलाया और उनकी देखभाल भी की। आपको बता दें कि उनके प्रतिष्ठित गृह अतिथियों में से एक मित्र टिल्लूमल आडवाणी, जो दयाराम जेठमल सिंध कॉलेज कराची के कार्यवाहक प्रिंसिपल थे, उनका परिवार महीनों तक टोलियों के साथ रहा। वो अपने कॉलेज को फिर से बनाने के लिए अक्सर बॉम्बे आते जाते रहते थे। वो दृढ़ गरिमा के साथ ब्यूरोक्रेसी को फेस करते रहे और अपनी मातृभूमि और भौतिक संपत्ति को खोने के 6 महीने बाद ही उन्होंने और उनके शरणार्थियों के छोटे समूह ने जय हिंद कॉलेज की स्थापना की, जो जल्द ही मुंबई के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक बन गया। आपको बता दें कि मुंबई में लार्सन एंड टर्बो में इतने सिंधी इंजीनियर थे कि मजाक में इसको लार्सन एंड टुबरानी कहा जाता था। और सिंधी महिला डॉक्टरों की संख्या भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी थी। देखा जाए तो 1930 के दशक से दर्जनों युवा लड़कियों को सिंध में उनके माता पिता ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने और वहां के छात्रावासों में रहने के लिए दिल्ली भेजा था। जो चीज इन कहानियों और इनके जैसे कई अन्य कहानियों को अलग करती है वो है दृढ़ संकल्प की भावना, जिसने किसी अच्छी, मजबूत और उपयोगी चीज के निर्माण को बढ़ावा दिया। नई वास्तविकताओं को आसानी से स्वीकार करने के चलते सिंध के हिंदुओं को अपनी संस्कृति से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी कोई जगह नहीं थी जहां सड़कों पर सिंधी बोली जाती थी। भाषा के विकास के लिए कोई संदर्भ नहीं था। वास्तव में सिंधी को 1967 तक भारतीय भाषा भी नहीं माना जाता था। साथ ही वोट बैंक माने जाने के लिए बहुत छोटा और बिखरा हुआ समुदाय होने के चलते उनके पास कभी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन इन हम्बल बिगनिंग्स के बावजूद इस कम्युनिटी ने अपनी बिजनेस एक्सीलेंस से देश और दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचा किया। और ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। ये सब इन्होंने पार्टीशन के हॉरर्स को ओवरकम करके इस कम्युनिटी ने हार्ड वर्क, एंटरप्राइज और हर नई सराउंडिंग या सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने की विलिंगनेस के दम पर हासिल किया है। दोस्तों, ये बात करते हैं हमारी अगली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी यानी कि जैन कम्युनिटी की। दोस्तों, जैन शब्द का ओरिजिन संस्कृत भाषा के जीना शब्द से हुआ है, जिसका मतलब कॉन्करर या विक्ट्री होता है। आप अगर इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी के इतिहास पर गौर करें तो वैदिक युग के बाद से ही
भारत मुख्य तौर पर एक एग्रेरियन या ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी रही है। फिर चाहे हम मौर्यन एम्पायर को देखें या फिर गुप्ता एम्पायर को, सभी को अपने फर्टाइल लैंड्स की वजह से इकोनॉमिक एज मिला है जिससे वो एक लार्ज आर्मी को सस्टेन कर पाए। लेकिन जैनिज्म के इन वॉर्स की वजह से और खासतौर पर एक्सट्रीम नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करने की वजह से जैन कम्युनिटी ना तो वॉरियर क्लास में शामिल हो सकती थी और ना ही एग्रीकल्चरिस्ट क्लास में। दूसरे अध्ययन में कहा गया है कि अगर जैन समुदाय व्यापार और धन उधार देने में अग्रणी बनकर उभरा है तो इसका मुख्य कारण उन पर लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध हैं। जैन धर्म के मुताबिक ऐसे 14 व्यवसायों से बचना चाहिए जिनमें आग, स्वादिष्ट तरल पदार्थ, वाहनों का निर्माण, मशीनरी से संबंधित व्यवसाय, बाल और जानवरों के फर, मोम और दांत के अलावा हाथी दांत से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैनिज्म में सिर्फ लिविंग थिंग ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली नॉन लिविंग माने जाने वाली चीजों को भी हानि पहुंचाना गलत माना जाता है। यही वजह है कि इसमें सॉइल की टिलिंग करने तक की मनाही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें रहने वाले माइक्रोब्स को हानि पहुंच सकती है। देखा जाए तो इन्हीं कारणों से जैन कम्युनिटी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को छोड़कर बिजनेस एक्टिविटीज को करना शुरू किया। साथ ही उनके दूसरे वॉर्स जैसे कि सत्य और असत्य की वजह से हमेशा से ही भारत में इस कम्युनिटी को ट्रस्टवर्दी माना जाता रहा है। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में लगभग 31% जैन्स महाराष्ट्र, 14% राजस्थान और 13% गुजरात और मध्य प्रदेश में रहते हैं। यानी कि ऐसे में अगर आप गौर करें तो कोलकाता और मद्रास को छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र ही हमेशा से इंडिया का मेन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब रहे हैं। ऐसे में बिजनेस सेंटर्स जैन कम्युनिटी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्टोरिकली एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। दोस्तों इन सब के अलावा 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखने वाले सेठ प्रेमचंद रॉयचंद भी जैन समुदाय से ही बिलोंग करते थे। साथ ही परस्परोपग्रहो जीवनम के अपने मुख्य आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेते हुए जैन समुदाय में इंटरडिपेंडेंस और सहयोग का इंटेंट भी साफ देखने को मिलता है। बल्कि अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में भी एक मजबूत जैन समुदाय देखने को मिलता है। अगर हम इस समुदाय की शिक्षा पर गौर करें तो हम पाएंगे कि साल 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक रफली 34 जैन एडल्ट्स के पास एटलीस्ट एक कॉलेज डिग्री है, जबकि सेंसस में जनरल पब्लिक में आंकड़ा सिर्फ 9% ही है। साथ ही अगर हम इंडिया के लिटरेसी रेट के रिलीजियस कम्युनिटीज पर बेस्ड डेटा पर नजर डालें तो यहाँ भी जैन कम्युनिटी सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में लिटरेसी रेट जहाँ 73% है वहीं जैन समुदाय में ऑलमोस्ट 95% है। साथ ही जैन समुदाय की महिलाओं का भी लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 93% है, जो जैन समुदाय में विमेन एम्पावरमेंट और इक्वल स्टेटस को भी शो करता है। आपने देखा होगा कि इन तीनों कहानी में आपको कुछ चीजें कॉमन मिलती हैं, जैसे कि इन तीनों ही समुदायों की संख्या भारतीय समाज में बहुत कम है। साथ ही तीनों का उद्यम भी बहुत सरल परिस्थितियों में नहीं हुआ है और इन तीनों को ये सब पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपने अगर इन तीनों ही केसेस में गौर किया हो तो कई हिस्टोरिक और सोसाइटल फैक्टर्स के कारण ये लोग अपने ट्रेडिशनल इनकम सोर्स को सस्टेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका रुझान बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ने लगा। देखा जाए तो इन सभी केसेस में सक्सेस की सीक्रेट सॉस 4 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी है, जिसमें जीतने की जिद, बाउंस बैक करने की हिम्मत, अपना वक्त बदलने का अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत शामिल है। और दोस्तों जहां भी ये 4 इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं वहां रास्ते की कोई भी बाधा या फिर अड़चन आपको मंजिल तक पहुंचने से अधिक दिन तक नहीं रोक सकती है। दोस्तों ये थी 3 कहानी भारत की 3 इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज की। आपकी इस पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।